अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। अब सबके प्यार भरे फीडबैक का। बहुत सारे लोग मुझे कहानी लिख के भेजते हैं, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजते हैं, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये लिखी हुई कहानी मुझे मौसूल हुई है और इतनी खूबसूरत अंदाज में कहानी को लिख के भेजा है कि ऐसी कहानी जब भी मैं सुनाने की कोशिश करता हूं तो डर लगता है कि कहीं कोई वाकया कोई बात मिस ना कर दूं, क्योंकि लिखने वाले ने इतनी खूबसूरत अंदाज में एक एक लफ्ज़ को एक एक वाकये को बयान किया है। ऊपर से एंड में क्या लिखते हैं जिन्होंने कहानी भेजी है, वो कहते हैं कि पहली दफ़ा पहली कोशिश की है, नोक पलक आप संवार लीजिएगा। यकीन मानिए इस कहानी को कोई भी नोक पलक संवारने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दिल कर रहा था आज इस कहानी को देख के पढ़ दूं। सुनने वालों को यकीनन इतना मज़ा आता जिस अंदाज में आपने कहानी को लिखा है। तो कहानी सुनाने से पहले ही मैं आपकी दिल से कहानी की तारीफ़ करता हूं। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने कहानी लिखी है और अगर आप कोई और भी मुझे कहानी भेजना चाहेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और ज़रूर प्लीज़ आपके पास कोई कहानी है, क्योंकि आपने कहा उस मकान के और भी बहुत से वाक़यात हैं, अगर कोई ऐसे वाक़यात हैं तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। अब इन्होंने जो कहानी भेजी है उन्होंने कहा सब कुछ तब्दील कर दीजिएगा, ये एक सच्ची कहानी है। तो जिन्होंने कहानी भेजी है उन्होंने कहा मेरा नाम भी और जिस दोस्त के साथ उनकी कहानी अटैच है उनका नाम भी फ़र्ज़ी कर लीजिएगा, शहर का नाम भी फ़र्ज़ी कर लीजिएगा। तो यूँ समझिए मैं सिंध कहने जा रहा हूँ, शहर को सूबा है, वैसे एक सिंध की कहानी है और भेजने वाले का नाम मैं फ़र्ज़ी रख रहा हूँ रिहान और जो दोस्त का नाम मैं फ़र्ज़ी रख रहा हूँ फ़हीम। रिहान कहता है मैं और फ़हीम बचपन से दोस्त हैं, आज जवान हो चुके हैं, शादीशुदा हैं, बीवी बच्चों वाले हैं, लेकिन उस वक्त से एक दूसरे को जानते हैं जब गली के अंदर हम सारा दिन इकट्ठे खेलते थे, कूदते थे, इकट्ठे स्कूल जाते थे, बचपन के जिनको लंगोटिया यार कहा जाते हैं। रिहान और फ़हीम बचपन के लंगोटिया यार थे। रिहान कहते हैं जो मेरा दोस्त फ़हीम था वो बहुत ही तालिब इल्मी के दौर से ही, यानी स्कूल लाइफ से ही ऐसा ज़हीन तालिब इल्म था जो ना सिर्फ मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेता, स्कूल की मुख्तलिफ़ गेमों में हिस्सा लेता, बल्कि उन दिनों में जो तकारीर के मुकाबले होते तो ऐसी इंग्लिश के अंदर तकरीर करता कि कई मुकाबलों में अवार्ड जीत चुका था। एक ज़हीन, होनहार, बहुत ही प्यार करने वाला दोस्त। और क्योंकि हम एक ही महल्ले में इकट्ठे रहते थे, साथ साथ घर थे, तो मैं और फ़हीम बेहतरीन दोस्त थे। फ़हीम के बारे में कहते हैं बचपन में ही सब गली वाले उसको बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो एक फरमाबरदार, लायक, ज़हीन बच्चा था। हम दोनों जिस गली में रहते थे उसी गली के बिल्कुल कोने पे जहाँ घर सारे ख़त्म हो जाते थे तो एक ग्राउंड था, बहुत बड़ा ग्राउंड, जहाँ पे अक्सर हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। क्रिकेट के टूर्नामेंट उन दिनों में होते थे और उसी गली के बिल्कुल कोने पे ही जहाँ से ग्राउंड शुरू होता था तो वहीं एक कोने पे एक घर था, बहुत ही पुराना घर, जिसके अंदर एक आंटी रहती थी। कद तो उनका कुछ ख़ास लंबा नहीं था, छोटे कद की थीं, लेकिन उनकी आंखें ज़रूर चमकती थी, दो पोनियाँ करती थीं जैसे छोटी बच्चियाँ सर के बालों की दो पोनियाँ कर लेती हैं। हमेशा उनको दो पोनियों में देखा, एक पोनी एक साइड पे लटक रही होती और दूसरी पोनी दूसरी साइड पे लटक रही होती। पेशे के लिहाज से वो वकील थीं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, हर बात मुंह पे कह देती थीं, लेकिन उस मकान का हुलिया और आंटी जिस तबीयत की थी, तो हम बचपन से एक बात देखते आ रहे थे कि कोई भी उनके साथ दुआ सलाम, कोई भी उनके साथ आना जाना नहीं रखता था। उनके घर के अंदर से भी एक ऐसी हैबत, ऐसी खौफनाकी झपकती थी, ऐसी झलक नज़र आती थी कि कोई भी उनसे मिलना पसंद नहीं करता था। वो ख़ुद भी किसी से ज़्यादा मिलती नहीं थी, यहाँ तक कि क्रिकेट खेलते हुए अगर कोई शॉट लग जाती और बॉल उनके घर में चली जाती तो किसी भी बच्चे के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उनसे बॉल मांग सके।
खुद कभी कभी अगर वो बॉल वापस कर देती तो ठीक, वरना कोई जुर्रत नहीं करता था कि उनसे कह सके कि आंटी आपके घर में बॉल गई है, हमारी बॉल दे दें। उस घर के अंदर आंटी ने बहुत ज़्यादा कुत्ते और बिल्लियां पाल रखी थी। अक्सर हम उन कुत्तों और बिल्लियों को गली में भी रात के टाइम थोड़ी देर के लिए देखते, लेकिन साथ ही वो कुत्ते और बिल्लियां अंदर चले जाते। हर मोहल्ले के अंदर कभी ना कभी, आजकल तो वक्त बदल चुका, उस दौर में एक घर ज़रूर ऐसे होता था जिस घर के अंदर एक पुरअसरारियत सी होती थी। स्पेशली उस घर की एक गैलरी थी, उस गैलरी के साथ ही बाहर की दीवार थी। उसी गैलरी के अंदर एक नीम का बहुत घना दरख्त लगा हुआ था, और वो जो घना दरख्त था वो जब बड़ा हो रहा था तो उसी ने वो जो दीवार सी आंटी की थी उस दीवार को भी तोड़ दिया था। दीवार को तोड़ता हुआ दीवार के बीच में से सीधा ऊपर चला गया था, लेकिन इतना घना था कि दिन को भी हमें उस दरख्त की तरफ देखते हुए डर लगता था। उसी साइड पे, बाहर वाली साइड पे जो कोना बनता था दरख्त का, और उसके बाहर एक गटर सा उनका लगा रहता था जो हर वक्त उबलता रहता था। वो एक घर अजीब सा, वहशतनाक सा घर था, बहुत ही पुराना बना हुआ, बहुत ही अजीब सा। कुछ घर होते हैं बहुत ही सादा सा डिज़ाइन होता है, चाहे नए हों या चाहे पुराने हों। उस घर का डिज़ाइन भी और था। कब पहली दफ़ा उस पर रंग रोगन किया गया था कि उसके बाद ज़रूरत ही नहीं महसूस की गई थी कि दोबारा से उस घर पे रंगो रोगन किया जाए। लेकिन वो जो ऊपर इतना घना सा दरख्त था, उसकी शाखें दूर दूर तक चली गई थीं, यहां तक कि उस आंटी के घर के साथ ही फहीम का जो घर था उसकी छत के ऊपर भी और सहन में भी कुछ उस बड़े से घने से दरख्त की टहनियां लहरा रही होती थी। वक्त गुजरता रहा, इस घर में अजीबो गरीब सी बातें थी उस आंटी के घर के हवाले से। मोहल्ले वाले भी जब उस गली से गुजरते थे, स्पेशली जब उस घर से गुजरते थे तो उस घर की तरफ देखते थे तो जल्दी जल्दी गुजर से जाते थे, जैसे खौफ सा महसूस होता हो सबको। उस घर में हर वक्त अंधेरा पड़ा रहता था, बहुत कम हमने रोशनी देखी थी। अंदर कमरों में अगर वो रोशनी करके रहती थी तो कोई नहीं जानता था। उस घर के अंदर कभी कोई गया भी नहीं था। मोहल्ले वालों को भी सही तरीके पता नहीं था कि घर का अंदर नक्शा कैसा है। एक उदासी, खामोशी और एक दहशत सी थी उस घर से। क्योंकि मुझे एक वाकया आज भी याद है, हम ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे, मैं फील्डिंग कर रहा था और फील्डिंग करते हुए मेरी ड्यूटी जो लगाई गई उसी घर के पास ही मुझे खड़ा किया गया कि अगर कोई चौका और छक्का मारेगा तो मुझे उसको पकड़ना था। कि वहीं पे क्रिकेट खेलते हुए एक टूर्नामेंट था, शोर हो रहा था कि आंटी उसी दरख्त वाली साइड से अपनी गैलरी की तरफ ऊपर से आई और मुझे इशारा करके बुलाया। हम बच्चे थे, लड़के थे, डरते ज़रूर थे, लेकिन ये तो नहीं था कि कहना ना मानते। आंटी थी हमारे लिए, रिस्पेक्ट करते थे हम उनकी। उनके बुलाने पे मैं उनके करीब चला गया और बोला, जी आंटी। उस दिन उनकी आंखों में बहुत अजीब सी चमक थी। इसके बावजूद कि मैं एक बच्चा था, लेकिन उस चमक को मैं महसूस कर सकता था। यकीनन जिसको आज मैं लफ्ज़ एक चमक इस्तेमाल कर रहा हूँ, असल में वो एक खौफ था। उनकी उन गोल गोल आंखों की तरफ देखते हुए मुझे डर लगा। मैंने सर नीचे कर लिया और कहा, जी आंटी बोलिए। तो वो बोली, हमारे घर में शादी हो रही है, हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं और तुम लोग इतना ज्यादा शोर कर रहे हो। इन सबको मना करो कि शोर करना बंद करें। ये शादी वाला घर है और मेहमान हैं अंदर सारे। और तुम्हें मैं बता दूं, अगर मेहमानों को गुस्सा आ गया तो वो अच्छी बात नहीं होगी। मैं नहीं चाहती कि मेहमान गुस्सा करें। मना करो इन सबको। मैं जो नीचे देख रहा था हक्का बक्का रह गया था। जिस घर में अंधेरा पड़ा रहता था, जिस घर में कोई शादी दूर दूर तक नामो निशान तक नहीं रहा था, मैंने सर ऊपर उठाया, आंखों में तो नहीं देख सकता था, फिर भी उनके चेहरे की तरफ देखा और कहा, आंटी कौन सी शादी, कौन से मेहमान? यहां तो हमेशा की तरह अंधेरा पड़ा हुआ है।
क्योंकि वो एक टूर्नामेंट हो रहा था, रोशनी में दिन के टाइम हो रहा था, लेकिन उस घर के अंदर आज भी तारीकी झलक रही थी। और मैं मजबूर था आंटी से पूछने पे कि आज भी हमेशा की तरह इस घर में तारीकी है, लेकिन कौन से मेहमान, कौन सी बारात? तो उनका एक अंदाज, सरगोशी वाला अंदाज जो बचपन में मैंने सुना था, आज भी याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सरगोशी की से अंदाज में पीछे मुड़ के उन्होंने घर की तरफ देखा और कहा, सुनो, ढोल बजने की आवाज आ रही है, शहनाइयां बज रही हैं, सुन पा रहे हो तुम? अंदर मेहमान है, मेहमान, और ये उनके ढोल की और शहनाइयों की आवाज है। अंदर बारात आई हुई है। एक ऐसी सरगोशी और इस अंदाज में बोला गया था कि मेरे पूरे वजूद के अंदर सरसराहट, एक मेरे पूरे वजूद के अंदर खौफ की लहर दौड़ गई कि इसके बावजूद मैं ग्राउंड में था, वहाँ पे हजूम था, लड़के थे, शोर था, टूर्नामेंट हो रहा था, लेकिन मेरी जिस्म के अंदर, रीढ़ के अंदर, हड्डी के अंदर एक खौफ की लहर दौड़ गई उनके उस अंदाज से, वो शहनाई बजने की और ढोल बजने की उस आवाज़ से जो मैंने नहीं सुनी थी लेकिन आंटी कह रही थी। मैंने आंटी के मुंह की तरफ देखा और जल्दी से दूर चला गया। सख्ते की सी हालत में आ गया था मैं, खौफ की सी हालत में आ गया। और उस दिन मैं क्रिकेट में सही तरीके खौफ की वजह से फील्डिंग भी नहीं कर सका था, बहुत अच्छी गेम भी नहीं कर सका था। मेरे अंदर वो खौफ सा तारी रहा था। वक्त गुजरता रहा, आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े हो रहे थे। उस घर के अंदर कई वाकयात थे, लेकिन हम छोटे थे, हमारा इंटरेस्ट नहीं था, हमारी नज़रों में अभी तक ऐसा कोई वाकया नहीं आया था। बड़े जानते थे। हम जब पास होते तो बड़े बात करते हुए चुप कर जाते उस घर की। लेकिन अब हो ये रहा था, मेरा दोस्त फ़हीम, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे, कॉलेज की तरफ चले गए थे, तो अब वो, उसका रुझान मज़हब की तरफ ज़्यादा हो रहा था। हम लोग मिलाद में जाते, नात शरीफ की महफ़िलों में जाते, वो नमाज़ें पढ़ता। लेकिन एक बात जो मैं उसकी गौर कर रहा था, वो गुमसुम सा था, वो चुप चुप सा था, वो पहले की तरह बोलता, हंसता, बात नहीं करता था। वो एक ऐसा दोस्त था जो मेरे साथ दिल की हर बात शेयर करता था। मुझसे उसकी कोई बात नहीं छुपी थी, लेकिन अब वो मुझसे भी जैसे ऐसा लगता था चुप चुप सा है, कोई बात पूछने पे भी नहीं बताता। मैं बहुत ज़्यादा उससे इसरार करता तो वो एक जुमला कहता, मैंने इन शैतानों से हार नहीं माननी, मुझे लड़ना है इन शैतानों से। और मैं उसके चेहरे की तरफ देखता कि ये क्या बात की है, ये कैसी बात की है। वो चुप कर जाता। इसी तरह वक्त गुजरता रहा कि एक दिन मुझे पता लगा फ़हीम की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और उसके घर वाले उसको लेकर अस्पताल गए हैं। मैं एकदम परेशान हुआ कि एकदम उसको क्या हुआ। वो बिल्कुल ठीक था, गुमशुम ज़रूर था, शैतान से लड़ने की बात ज़रूर करता था, सिगरेट भी पीना शुरू हो गया था, लेकिन ऐसा भी क्या हुआ कि उसकी तबीयत ख़राब हुई। पता करने पे मालूम हुआ कि रात को वो अपने बिस्तर पे बोल नहीं रहा था, ज़ोर ज़ोर से टांगें चला रहा था। घर वालों ने जितना कोशिश की उससे पूछने की, लेकिन वो मुंह से कुछ बोला नहीं, बस फ़ज़ा में टांगें हिलाई जा रहा था और गूं 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 की आवाज़ें निकाले जा रहा था। घर वालों ने बड़ी उसको कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तो साथ वाले अंकल जो बुज़ुर्ग थे उनको बुला के लाए, तो उन्होंने आके कैफियत को देखा और वो बोले, ये दिमागी मसला लगता है, ये नॉर्मल नहीं है, ये मुझे पागल लग रहा है, ये पागलों की सी हरकतें हैं, जिस तरह ये टांगे मार रहा है और सबको धक्के दे रहा है, अपने होश व हवास में नहीं है, इसको किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाएं, किसी मेंटल हॉस्पिटल में लेकर जाएं। वो कैफियत ही उसकी लड़ना, टांगे मारना इस अंदाज में थी कि मजबूरन घर वालों ने उन बुज़ुर्ग के कहने पे सुबह ही उसको एक दिमाग के अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में ले गए। मुझे और मेरे एक दोस्त को जब पता लगा तो मैं परेशान हो गया कि ये कैसे हो गया। मेरे दोस्त कुछ दिनों से डिस्टर्ब है, वो शैतानों से लड़ने की बात करता है, हमें उसके लिए दुआ करानी चाहिए। मैंने दोस्त से कहा, चल यार रक्षा कराते हैं, वो फलां दरबार है, उस दरबार पे चलते हैं और चल के बाबा जी से कहते हैं हमारे दोस्त के लिए दुआ करें। हम दोनों दोस्त रक्शे पे सवार हुए और दरबार की तरफ चल पड़े। जाते हुए वहाँ पे एक मंदिर आता है। जब हम उस मंदिर के सामने से गुजरे तो वहाँ थोड़ा ही आगे क्रॉस किया था कि वहाँ एक झक्कड़ सा चला, जिस तरह मट्टी का एक बगोला सा होता है, जो ट्विस्टर जिसको बोलते हैं, गोल गोल सा घूमता है।
इस ही अंदाज में एकदम से आंधी नहीं चली, तूफान नहीं हुआ, एक खास जगह से जोर शोर से मट्टी उड़ना शुरू हुई। ऐसी मट्टी उड़ी कि पूरे रक्शे को अपनी लपेट में ले लिया, और इतनी तेजी के साथ रक्शे को लपेट में लिया कि रक्शे वाला जैसे रक्शे को संभाल ना पा रहा हो। और उसी लम्हे मुझे, मेरे दोस्त को और उस रक्शा ड्राइवर को महसूस हुआ रक्शा जैसे ज़मीन पे चलने की बजाय 3-4 इंच ज़मीन से ऊपर उठ गया हो। उसके हाथ पांव फूल गए। उसको अंदाजा हो गया था कि रक्षा जैसे सड़क पे नहीं है, ऊपर उठा है। उसने ऊंची आवाज में अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू कर दिया और रक्षे को संभालना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अल्लाह का कलाम पढ़ा और रक्षे को संभालने की कोशिश की, थोड़ा सा ही आगे गए तो रक्षा संभल गया। लेकिन उस दिन हम उस दरबार तक पहुंचने में नाकाम रहे। जितनी कोशिश के बावजूद कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी रक्षे के ऊपर, जिसकी वजह से आखिरकार हम नाकाम वापस लौट आए। लेकिन अभी तक हम परेशान थे कि ये क्या माजरा है, हम क्यों रुके, इस वजह से हम क्यों नहीं पहुंच सके, नाकामी क्या हुई, ये हमें भी समझ ना आई। लेकिन कुछ दिनों के बाद हमारा दोस्त फ़हीम ठीक होके घर आ गया, और जब वो बाहर आया हम उससे मिले तो वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। लेकिन उसकी हालत देख के हम एकदम परेशान हो गए। उसका सर बिल्कुल गंजा हो चुका था और कन पट्टियों की जगह पे काले स्याह बड़े बड़े निशान थे जो दूर से ही नजर आते थे। मैंने फ़हीम को देखा और एकदम परेशान हो गया और उससे बोला, यार ये क्या है, ये कैसी हालत है, क्या हुआ था तेरे साथ। वो मुझे लेके चल पड़ा जैसे कुछ बताना चाहता हो, और चलते चलते हम काफ़ी दूर आ गए तो एक जगह पर हम बैठ गए और तब फ़हीम मुझसे मुखातिब हुआ। मैं उन दिनों में गुमसुम था तो मुझसे पूछते थे तो मैं चुप सा हो जाता था और तुमसे कहता था शैतानों से लड़ रहा हूं। उन दिनों वाकई मैं शैतानों से लड़ रहा था। चाहे दिन हो या रात, मुझे मुख्तलिफ जगहों पे शैतान नजर आ रहे थे। लेकिन एक रात मैं अपने बिस्तर पर सोया था, कमरे में अकेला था, कि मेरी आंख खुल गई। रात का कौन सा पहर था, ये टाइम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने देखा मेरे कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। और जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला तो मैंने देखा एक काली स्याह भयानक शक्ल वाली औरत, बूढ़ी सी औरत अंदर दाखिल हो रही है। मैं अपने बिस्तर पे गुमसुम सा लेटा हुआ, ये कौन औरत है और मेरे कमरे में क्यों दाखिल हो रही है। जैसे ही कमरे से अंदर दाखिल हुई उसने मुझे मुखातिब किया नाम लेकर और कहा, ये वाले कलमात बोलो। वो जो कलमात बोलने को कह रही थी वो इंतहाई गलीज कलमात थे। मैं चाहता भी तो वो कलमात अदा नहीं कर सकता था। और मेरी आंखें खौफ से ऐसे बाहर से आ गई कि ये कौन है, खौफनाक भयानक सी औरत, और रात को मेरे कमरे में दाखिल होकर मुझे कह रही है ये कलमात अदा करो, और ऐसे भयानक ऐसे गलीज किस्म के कलमात। तो मैंने उसी वक्त फ़ैसला कर दिया कि मैं चीखूं और घर वालों को मदद के लिए पुकारूं। और उसी वक्त मैंने जैसे ही चीखने के लिए मुंह खोला, जो काफ़ी फासले पे खड़ी हुई वो औरत थी, उसने अपना हाथ इतनी तेज़ी से आगे किया कि उसका हाथ लंबा होकर सीधा मेरे मुंह तक पहुंच गया। और इस अंदाज में उसने अपना हाथ मेरे मुंह पे रखा कि चाहने के बावजूद मैं चीख नहीं मार पा रहा था। और जब मुझे लगा कि मैं नहीं चीख मार पा रहा हूं तो मैंने घर वालों को बुलाने के लिए बिस्तर पे ज़ोर ज़ोर से छलांगे इस अंदाज में कि पाँव मारने शुरू कर दिए कि मेरी इस आवाज़ों से शायद कोई सुन ले। मेरा सांस बंद हो रहा था, कमरे में उसकी बदबू शदीद सी फैल गई थी, मैं बोल नहीं पा रहा था, मेरे मुंह पे उसका हाथ था और मैं इस तरह काफ़ी देर टांगे मारता रहा वो, और मेरे मुंह पे हाथ रख के खड़ी रही कि वहीं मेरा भाई शायद कहीं गुजर रहा था। कमरे के बाहर से उसको अंदाज़ा हुआ दरवाज़ा खुला है और गूं गूं की ज़ोर सी आवाज़ें आ रही हैं। वो अंदर दाखिल हुआ और जब उसने मुझे ऐसी हालत में देखा तो वो परेशान हो गया। उसने मुझे आवाज़ें दी लेकिन मैं होश में ही नहीं था। मेरा भाई घर वालों को बुला कर ले आया। सब घर वाले जमा हो गए और मुझे कवर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं किसी को कैसे बताता। मेरे मुंह पे उसका हाथ था और वो सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। घर वालों में से कोई भी उसको नहीं देख पा रहा था सिवाय मेरे, और मैं चाहता था वो अपना हाथ मेरे मुंह से हटा ले।
मैंने जितनी भी कोशिश की लेकिन उसने अपना हाथ नहीं उठाया। यहाँ तक कि मैं नीम पागल दीवाना सा होना शुरू हो गया। मुझे नहीं पता, बाद में घर वालों ने बताया कि वो एक बुज़ुर्ग को बुला के लाए, उन्होंने कहा इसको दिमाग के अस्पताल में लेके जाओ। और जब वो लोग मुझे दिमाग के अस्पताल में लेके गए तो मैं चुप चुप सा गुम सा था, खौफज़दा सा था। मुझसे बात करते तो मैं खौफज़दा हो जाता, बताने की कोशिश करता लेकिन उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। ऐसा लगता जैसे अभी अभी वो मेरे सामने आ जाएगी और फिर से मुझे पकड़ लेगी। वो इतनी खौफनाक और भयानक थी और उसने दूर से ही हाथ बड़ा करके मेरे मुंह पे रख दिया था कि डॉक्टरों के पूछने पे भी खौफज़दा होकर मैं बता नहीं पाया। लेकिन वो लोग समझ बैठे कि मैं नीम दीवाना हो गया हूँ। उस डॉक्टर ने कहा इसको शॉक पहुंचा है, इसका दिमाग काम करना छोड़ गया है। और उन लोगों ने मुझे दिमाग पे करंट लगाया है, मेरे दिमाग को झटके दिए हैं कि मैं नॉर्मल हो सकूं। लेकिन मैं हकीकत में नॉर्मल था, मुझे कहने का मौका ही नहीं मिल सका। मैं अपना खौफ ख़त्म करता, कोई मेरे खौफ को दूर करता तो मैं बता सकता। एक मैं खौफज़दा था, ऊपर से वो मुझे करंट के झटके लगा रहे थे। यहाँ तक कि उनके 2 वार्ड बॉय हटे कटे आए और उन दोनों ने आके मुझे बहुत ज़्यादा मारा पीटा। इस बात पे मारा पीटा कि मैं एक शॉक्ड की कैफियत में हूं, तो उससे मैं बाहर निकल आऊं। तो वो शॉक से मुझे बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पीट रहे थे। वहीं पे उसकी बहन को ख्याल आया कि जो इस तरह की हालात हैं, मुझे किसी बुज़ुर्ग से राब्ता करना चाहिए। तो उसकी बहन एक नाबीना शख्स थे, बहुत ही नेक अल्लाह वाले, उनके पास पहुंची और उनको भाई की कैफियत बताई। तो वो बुज़ुर्ग कुछ देर पढ़ते रहे और उसके बाद बोले वो ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, ये पानी दम करके दे रहा हूँ, जाओ उसको पानी पिलाओ, वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा, परेशान मत होना। उन्होंने पानी दम करके दिया। बहन वो पानी लेके अस्पताल पहुँची और जैसे ही कहते हैं उसको पानी पिलाया गया तो उसकी कैफियत बेहतर महसूस हुई। यूँ उसकी बहन उसको मुसलसल पानी पिलाती गई और फ़हीम आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता गया। यहाँ तक कि अपनी बहन से बोला मुझे घर ले चलो, मेरा यहाँ दम घुटता है, मुझे घर ले चलो। और यूँ उसकी बहन उसको घर ले आई। घर आके वो अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा था और दिन ब दिन बेहतर महसूस होता जा रहा था। और जब वो मुझसे मिलने के लिए आया था, मुझे कहानी सुना रहा था, तब मैंने देखा उसकी कनपट्टियों पे जो काले स्याह निशान थे वो उसको उस बिजली के झटकों के थे जो उसको दिमागी तौर पे दिए गए थे। मैंने उससे पूछा वो जो औरत थी उसका हुलिया कैसा था। वो बोला बहुत खौफनाक थी। इंसानों की तरह उसका चेहरा तो था, लेकिन उसके खौफ से, उसके चेहरे से ऐसा खौफ टपकता था कि अगर एक निगाह आप देख लें तो आंखें आपकी बाहर आ जाएं, आपका दिल तेज़ी से धड़कना शुरू कर दे, इतनी तेज़ धड़के के बाहर आ जाए, आपके पूरे वजूद पे सख्ता तारी हो जाए। एक दहशत सी उसके चेहरे से, एक खौफ था उसकी आंखों में, नहीं देखा जाता था। इंसानों की तरह उसकी आंखें थी, लेकिन चेहरा था तो इंसानों की तरह, लेकिन इंतहाई खौफनाक एक बूढ़ी सी औरत। मैं उसको अब भी याद करता हूं तो शदीद डर जाता हूं। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि फ़हीम आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं कि जो फ़हीम है उसका एक सेमेस्टर मिस हो गया था, उसके बाद उसने अपनी एजुकेशन यूनिवर्सिटी की मुकम्मल की, तालीम मुकम्मल की। उसके बाद एक बहुत बड़ी एक इस वक्त पोस्ट पे सिंध में ही एक डायरेक्टर पोस्ट पे मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहा है। उसके बच्चे हैं माशाल्लाह, वो बिल्कुल ठीक है और वो लड़ता रहा। उसके बाद भी ज़िंदगी में उसके साथ कई मामलात हुए। वो ठीक तो हो गया, लेकिन उसके बाद ऐसा होता था कि जब भी वो बाइक को चलाने की कोशिश करता था और बाइक को घर से बाहर निकालता था, उसके ऊपर बैठ के जैसे ही वो किक लगाने की कोशिश करता था तो उसी वक्त वो बाइक समेत गिर जाता था। उसका हाथ पहली दफ़ा जब वो बाइक स्टार्ट करने लगा और गिरा तो उसका हाथ टूट गया। कुछ अरसे के बाद फिर वही हाथ जो बेहतर हो गया था, दोबारा से उसी अंदाज में उसको गिराया गया, क्योंकि एक दफ़ा तो चलो इंसान गिर जाए, दूसरी दफ़ा कैसे गिर सकता है। दूसरी दफ़ा वो फिर से गिरा और वही उसका हाथ जो पहले टूटा था फिर से टूट गया और तीसरी दफ़ा फिर से उसको ज़ोरदार तरीके से बाइक से गिराया गया। जब वो किक लगाने लगा कि उसका हाथ इतनी बुरी तरीके से टूटा कि आज उसके हाथ के अंदर रॉड पड़ा हुआ है।
आज भी उसकी हड्डियां टूट चुकी हैं अंदर से और उसमें रॉड है। वो कहते हैं हम उसी ही गली में रहे कि, लेकिन उसकी बदकिस्मती ये थी कि उसी के घर के ऊपर ही वही नीम का घना दरख्त जिसको दिन की रोशनी में हम देखते हुए डरते थे, उसकी टहनियाँ फ़हीम के घर में जाती थी। उसकी छत भी उस घर से मिली हुई थी, लेकिन फ़हीम और फ़हीम की फैमिली भी साथ वाले घर में कुछ भी नहीं जानते थे कि वो एक आंटी जो रहती है अपने कुत्तों और बिल्लियों के साथ, उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। वो मिलना जुलना भी तो पसंद नहीं करती थी। और मुझे वो वाकया याद आ जाता जब उसने मुझे बुला के कहा था शादी हो रही है। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। हमारी गली में एक लड़का था, उसका एक दोस्त बाहर से आया हुआ था उससे मिलने के लिए। वो हमारी ही गली में आया और उसका घर उस आंटी के घर से तकरीबन कुछ ही घरों के फासले पे था। दोस्त को नींद नहीं आती थी, रात को वो जागता था। तो एक रात वो मूवी बैठा देख रहा था, रात के तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था कि मूवी देखते देखते उसके कानों में आवाज़ आई, कुत्ते अजीब से अंदाज में भौंक रहे हैं। वो पूरा मूवी के अंदर घुसा हुआ था, पूरा मूवी के अंदर इन्वॉल्व था कि उसको लगा कि कुत्ते अजीब से अंदाज में भौंक भी रहे हैं, जैसे कुछ बोल रहे हैं, कुछ कुत्ते रो रहे हैं, जैसे कुत्तों को कुछ नज़र आता और अजीब से अंदाज में रोते हैं। वो एक ऐसा शख्स था जो बाहर से आया था। वो जिन्नात ऐसी मखलूक़ात पे यकीन नहीं करता था। उसका मानना था ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। वो क्लियर कह देता था, जिन्नात के टॉपिक पे हंस पड़ता था। उसको कई दफ़ा घर वालों ने कहा था कि आप यहाँ आए हो लेकिन रात को जल्दी सो जाया करो, इस घर में अंदर बैठा करो, बाहर टेरेस पे भी ना बैठा करो, कुछ हालात ठीक नहीं है। तो हंस के कहता, कौन से हालात ठीक नहीं है, क्या हुआ है, किस बात से आप लोग डरते हैं। तो घर वाले मेहमान था, उसको क्लियर रोक भी नहीं सकते थे, लेकिन वो खुद ही कह देता, मुझे भी तो बताएं ना, मुझे भी तो देखना है, मैंने तो कभी नहीं देखा। वो क्लियर हंस के ऐसे मजाक उड़ा देता जिन्नात का और ऐसी मखलूक का, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन घर वाले मेहमान समझ के क्लियर उसको कोई भी बात ना कहते। एक रात वो इसी तरह मूवी में लगा हुआ था कि उसने आवाज़ सुनी, कुत्ते अजीब से अंदाज में ना सिर्फ कभी भौंकते हैं, कभी गुर्राते हैं जैसे कुत्ता गुस्से में गुर्राता है, और कभी जैसे कुत्ते रोना शुरू कर देते हैं, और कभी कभी कुत्तों की आवाज़ से ऐसे लगता है जैसे बातें कर रहे हों। अब वो घर की दूसरी मंजिल पे था। ऊपर वाली मंजिल पे घर वाले थे जहाँ पे सारे उठना बैठना सोना था। दूसरी वाली मंजिल पे बैठा था और ये घर इस अंदाज में बना हुआ था कि पहली मंजिल के लिए नीचे से अलग दरवाज़ा था और दूसरी मंजिल के लिए अलग से दरवाज़ा था। पुराने दौर का बना हुआ घर था, वरना अमूमन आज जब घर बनाए जाते हैं एक ही दरवाज़ा होता है, उसी से आप दाखिल होकर पहली मंजिल पे और दूसरी मंजिल पे चले जाते हैं। लेकिन इस घर में 2 ही अलग अलग दरवाजे थे, पहली मंजिल का अलग से और दूसरी मंजिल की सीढ़ियां अलग से थीं। जैसे ये सोच के लोग बनाते हैं कि कभी किराए पे देना पड़ा तो दरवाजे और सीढ़ियां भी अलग अलग होनी चाहिए। तो मूवी देखते देखते जब वो शोर से डिस्टर्ब हुआ तो उसके जहन में आया, ये कहाँ से शोर आ रहा है, कुत्तों का अजीबो गरीब सा, ये क्या चक्कर है। वो बैठा कुछ देर सोचता रहा और बार बार उसका ध्यान कुत्तों की तरफ जा रहा था। तो उसने अपना सिस्टम बंद किया और कहा, मैं भी तो देखूं ये कहाँ से शोर हो रहा है। वो टेरेस में खड़ा था और उसने कहा, नीचे उतर के देखना पड़ेगा, अजीब से कुत्तों का और बिल्लियों का एक शोर सा है जो मैंने इससे पहले आज तक ऐसा अजीब व गरीब शोर नहीं सुना। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरा और जैसे ही वो गली में दाखिल हुआ, घर के से बाहर निकला, गली के अंदर दाखिल हुआ, तो उसने सामने की तरफ देखा, उसको एक धुंधला सा मंजर नज़र आया। वो उसी तरफ चल पड़ा। वो डरने वाला था नहीं, इन चीज़ों पे यकीन नहीं करता था, इसलिए उसको रात का, अंधेरे का, तारीकी का, खामोशी का कोई खौफ नहीं था। वो चलता चलता जब उस जगह पे पहुंचा तो उसकी निगाह पड़ी कि सामने एक मैले कुचैले कपड़े पहने औरत खड़ी है और उसकी कमर बताती है कि ये बूढ़ी औरत है, झुकी हुई उसकी कमर है। उसका मुंह दूसरी तरफ था लेकिन उसके बाल कमर तक आ रहे थे, सफ़ेद बाल। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसने देखा
उसके इर्द गिर्द कुत्ते जो बैठे हैं वही कुत्ते थे मुसलसल जिनकी आवाज़ों की वजह से डिस्टर्ब होके वो नीचे उतर के आया था। वो कुत्ते इस अंदाज में उसके इर्द गिर्द बैठे थे जैसे उस बूढ़ी औरत के साथ बातें कर रहे हों। उस बूढ़ी औरत की गर्दन नीचे की तरफ झुकी हुई थी, यकीनन परली साइड पे किसी कुत्ते की तरफ वो देख रही थी और उसने गर्दन नीचे की तरफ झुका रखी थी। पीछे से सिर्फ नज़र आता था कि कुछ बाल हैं जिसकी वजह से गर्दन आगे झुकी हुई है। और कुत्ते कभी कभी रोना शुरू कर देते, अजीब सी अंदाज में गुरगुराते, कभी भौंकना शुरू कर देते और कभी अजीब सी बोली बोलते जैसे कुछ कह रहे हों। लेकिन वो तो एक भौंकना ही इंसान समझता है कि इन कुत्ते भौंक रहे हैं, लेकिन उन भौंकने के अंदाज से लगता है जैसे कोई बोली बोल रहे हों। कुछ देर खड़ा ये मंजर देखता रहा कि कुत्तों ने एक बूढ़ी औरत को घेर रखा है, रात का टाइम है, इसको कहीं मेरी मदद की ज़रूरत ना हो। कौन औरत है, कुत्ते इसको नुकसान ना पहुंचा दें। तो वो एकदम बोला, कौन हो तुम माई, और रात के पहर यहां क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता ये इर्द गिर्द जो तुम्हारे कुत्ते बैठे हुए हैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं? मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं। उसने खड़े होके ये अल्फाज तो कह दिए और इंतजार करने लगा बिला किसी खौफ के। उसी लम्हे वो जो औरत खड़ी थी वो उसी की तरफ घूम गई और जैसे ही उसकी तरफ घूमी तो पहली चीज़ जो उसने देखी, उसकी गर्दन बहुत ही लंबी थी। इतनी गर्दन लंबी थी कि उस वक्त वो झुकी हुई थी, लंबी गर्दन को नहीं देख सका था। वो जैसे ही घूम के उसके सामने आई तो पता लगा इंसानी गर्दन से कई गुना ज़्यादा लंबी उसकी गर्दन थी और उसके पूरे चेहरे के ऊपर बाल ही बाल थे। उसका पूरा चेहरा बालों से भरा हुआ था। सिर्फ एक आंखें थीं जो चेहरे पे नज़र आ रही थीं, बाकी माथे पे, गालों पे, होंठों पे, हर जगह पे बाल ही बाल थे। और वो इतने बड़े बाल थे कि सर के बालों से भी ज़्यादा लंबाई थी उनकी। और उसने देखा कि जैसे ही उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई, जो इतनी लंबी गर्दन थी और चेहरे पे इतने बड़े बड़े बाल थे कि उसने देखा वो बाल उसके चेहरे से शुरू होकर नीचे ज़मीन तक जा रहे थे, बाकायदा ज़मीन को जैसे टच हो रहे थे। यह कैसी बला थी, ये क्या चीज़ थी जिसके चेहरे पे इस तरह बाल थे, पीछे सफ़ेद बाल और आगे काले स्याह बाल, जो चेहरा जिससे भरा हुआ था। और गर्दन भी बहुत ज़्यादा जो झुकी हुई थी गर्दन, वो उसने पहले मुड़ी है और उसने उसी वक्त गर्दन उठाई है तो उसने देखा कि वो गर्दन इंसानी हाथ से भी डबल ट्रिपल ऊंची है। और चेहरे पे इतने बाल हैं कि नीचे ज़मीन तक आ रहे हैं कि उसी वक्त वो खड़ा थर थर कांपना शुरू हो गया। और तभी वो खौफनाक, जिसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, जो सिर्फ आंखें बड़ी बड़ी नज़र आ रही थी, बाकी चेहरे पे बाल ही बाल, इंसान की जिस तरह दाढ़ी होती है उसके तो माथे पे भी बाल थे, उसके गालों पे भी बाल थे, पूरा चेहरा बालों से भरा हुआ और ज़मीन तक आ रहे थे। और वो उसको देख के एक खौफनाक सी, भयानक सी हंसी, उसके चेहरे पे एक ऐसी हंसी की तरह का चेहरा बना, वो उसको सिर्फ बालों की वजह से क्लियर देख नहीं सका, लेकिन उसी वक्त उसका वजूद थर 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 कांपना शुरू हो गया, इससे पहले कि वो बेहोश होके गिर जाता। जिसका दावा था कि उसने ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ नहीं देखी, ना ही वो किसी ऐसी चीज़ से डरता है, वो वहीं खड़े खड़े शायद बेहोश हो जाता या गिर जाता। पता नहीं कैसे उसके अंदर हिम्मत आई कि वो चीखें मारता हुआ, ज़ोर ज़ोर से चीखें मारता हुआ वहाँ से भागा और दरवाजे के सामने आके गिरा और बेहोश हो गया। वो इतनी ऊंची ऊंची ज़ोर से चीखें मार रहा था कि घर वाले उठ गए और जल्दी से बाहर आके देखा तो वो गली में बेहोश पड़ा था। वो उसको उठा के ऊपर ले गए। मेहमान था, उससे कह चुके थे ख्याल रखना, उसको खुल के नहीं कहा था, लेकिन वो सुनता ही कहाँ था। जब उसको होश में लाया गया तो तब उसने सुबह बताया कि मैंने रात को जो मंजर देखा था, कुत्ते बाकायदा उस बुढ़िया से बातें कर रहे थे। पीछे से जो एक बूढ़ी औरत लग रही थी, लेकिन आगे से वो बूढ़ी औरत नहीं, उसकी गर्दन बहुत लंबी थी और उसके चेहरे पे बाल थे। वो इंसान नहीं थी, कोई और मखलूक थी, इंतहाई खौफनाक मखलूक। मैले कुचैले उसने इंसानों की तरह कपड़े पहन रखे थे।
और कुत्ते गोल दायरे में बाकायदा बैठे हुए थे, कभी रोना शुरू कर देते और कभी उससे बातें करना शुरू कर देते थे। और ये उस जगह पे बैठे थे, उसने उसी घर की तरफ इशारा किया जिसके बारे में वो नहीं जानता था कि वो उस आंटी का घर है। ये सारा मंजर उसी आंटी के घर के सामने हुआ था, उसके बाहर हुआ था। घर वाले तो पहले ही जानते थे कि उसी घर में ये मसला है, उसको खुल के बताया नहीं था, लेकिन अपनी आंखों से वो देख चुका था। कुछ दिन रुका और फिर वो जल्दी से वहां से चला गया। अब इस वाक़ये के बाद गली में एक और खौफ सा फैल गया, लेकिन वही आंटी उस घर से निकलती अपनी उसी तरह चुटियां बनाए हुए, 2 चुटियां बनाई हुई, एक उल्टी साइड पे गिरी हुई, एक राइट साइड पे गिरी हुई, छोटे से कद वाली तेज़ तरार आंटी, ऐसी आंखों वाली जिसमें एक अजीब सी चमक होती, वो चलती हुई छोटे कद वाली आंटी अपने सुकून से चली जाती। ऐसा अंदाज था जैसे वो किसी से बोलना ही नहीं चाहती, और अगर कोई उससे बोलने की कोशिश करेगा या उसको रोकने की कोशिश करेगा तो ऐसा रोक के जवाब देगी कि उसके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। तो खौफ की वजह से वैसे भी कोई उसका रास्ता नहीं रोकता था, उससे कोई बात नहीं करता था, लेकिन उस घर की गली के कोने पे उस घर की दहशत अभी और बढ़ गई थी। उस घर से अगर कभी कभी आवाज़ आती थी तो बहुत ज़्यादा कुत्तों की आवाज़ आती थी। कोई ये भी नहीं जानता था कि कितने ज़्यादा कुत्ते हैं, या फिर ऐसी आवाज़ आती जैसे बिल्लियाँ आपस में लड़ रही हों, बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ हों। बस इतना जानते थे कि इसी घर में एक इंसान को जाते हुए देखते हैं, उसी आंटी को। उसके अलावा कभी कोई किसी को बाहर जाते नहीं देखा, अंदर आते नहीं देखा, सिवाय इन आवाज़ों के जो कुत्तों और बिल्लियों की थी। ये गली का सबसे खौफनाक घर था, और उसके कोने पे बना हुआ दरख्त वो एक और ही दहशत फैलाता था। फहीम ठीक हो गया था, उसका बाजू टूटा था, और उसके साथ वो जो वाकया हुआ था उसके बावजूद भी थोड़ा थोड़ा वो जिंदगी में महसूस करता रहा। लेकिन उसके बाद उसका बड़ा भाई जो मलेशिया शिफ्ट हो गया था, वहीं पे ही उसने वहाँ की मलेशिया की ही खातून के साथ शादी कर ली, और कुछ अरसे के बाद उसने फ़ैसला किया कि वो अपनी बीवी को घर वालों से मिलवा के लाता है। वो अपनी बीवी को लेके पाकिस्तान आया और अपने घर पहुंचा। वो गोरी थी, इंग्लिश में बात करती थी। घर वालों ने बहुत आओ भगत की। पहली दफ़ा वो पाकिस्तान आई थी, सबसे मिली। घर में जैसे ही दाखिल हुई सारे उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे, और सब ने उसको गले लगाया, उससे मुलाकात की। वो एक एक फ़र्द से सबसे मिली, फ़हीम से मिली। सबसे जब मिल के खड़ी हुई तो एकदम से, जहाँ सामने घर वाले मिल के इस इंतज़ार में थे कि अब उससे एक कल्चर होता है हर जगह का, वहाँ के कल्चर के हिसाब से उन्होंने घर के दरवाजे से दाखिल होते ही उसको वेलकम किया कि इसको यहीं पे गले मिल के वेलकम करके अंदर कमरे में लेके जाते हैं। और वहीं में वेलकम करके वो खड़े हो गए इस अंदाज में कि चलिए आइए अंदर चलते हैं। तो वो एकदम से बोल पड़ी कि आप लोग तो मुझसे मिल लिए हैं, इन खातून और बच्चों से नहीं मिलवाएंगे मुझे, ये कौन है? तो एकदम से सब चौंके कि कौन सी खातून और कौन से बच्चे। तो उसने मोटरसाइकिल की तरफ इशारा किया, जो फ़हीम का मोटरसाइकिल खड़ा था, कि ये जो बाइक पे औरतें और बच्चे बैठे हैं इनसे भी तो मिलवाएं ना, क्योंकि घर में सबका तारुफ करवाया जा रहा था, ये हमारा भाई है, ये बहन है, ये है। जिस तरह आप पहली दफ़ा आते हैं, गले मिल रहे होते हैं और इंट्रोडक्शन हो रहा होता है, तो तारुफ हो रहा था। तो खुद बोल पड़ी, इनका तारुफ क्यों नहीं कराया? मतलब उसको बुरा लगा कि ये कैसी फैमिली है, सबका तारुफ करा दिया, और देखो एक औरतें और बच्चे बैठे उनका तारुफ नहीं करा रहे। उन्होंने उस तरफ देखा जिस तरह वो देख के कह रही थी, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था सिवाय बाइक के। तो उन्होंने कहा जी कहाँ है? उन्होंने कहा ये है जो बाइक पे औरतें और बच्चे बैठी हैं। और कैसी ये बैठी हुई किस अंदाज में? तो बेहुदा अंदाज में बैठी हैं और हरकतें भी बेहुदा कर रही हैं। तो एकदम से फ़हीम भी हैरान हो गया और बोला कि आप क्या बात कर रही हैं, हमें समझ नहीं आया, आप किसको कह रही हैं और क्या कह रही हैं। कि उसी वक्त उसके बड़े भाई को एक एहसास सा हुआ, जैसे सिचुएशन को वो समझ गया था कि उसकी बीवी जो घर में दाखिल हुई थी, सबसे मिली थी, उसको नज़र आ रहा था मोटरसाइकिल के ऊपर कुछ औरतें और बच्चे बैठे हैं और वो अजीब से अंदाज में बेहुदा हरकतें कर रहे हैं।
पहले तो उसने कहा मेरा इनसे तारुफ करवाइए, ये कौन है, और थोड़ी देर के बाद कहा ये तो कौन है जो बेहुदा हरकतें कर रहे हैं, इस तरह के अंदाज में बैठे हैं। तो भाई ने वहीं खड़े खड़े बात को चेंज कर दिया कि ये डर ना जाए, परेशान ना हो जाए कि ये कैसी बात कर रही है। मैं अब इसको कहता हूँ कहाँ है औरत, कहाँ है बच्चे, हमें तो नज़र नहीं आ रहे, ये तो परेशान हो जाएगी। एक सिचुएशन भी ऐसी थी, जो बाहर से आई हुई गोरी है, जिसको सारे बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और वो आते ही कह रही है कि औरतें और बच्चे कौन है, जो किसी को भी नज़र नहीं आ रहे, ना फ़हीम को, ना उसके बड़े भाई को, ना बहनों को। तो उसके शौहर ने, जो बड़ा भाई था फ़हीम का, उसने अपनी बीवी को इस तरह कवर किया कि बातों में लगा दिया और टॉपिक फ़ौरन चेंज कर दिया कि बजाय मैं इसको कहूँ अंदर चलो तो ये कहीं गलत ना समझ जाए कि ये बजाय मेरा तारुफ कराने के अंदर क्यों लेके जा रहे हैं। तो मैं यहीं खड़े खड़े टॉपिक को चेंज कर देता हूँ, सिचुएशन को ज़रा चेंज करता हूँ ताकि ज़रा बेहतर फील करे कि फिर इसको अंदर लेके जाते हैं। उसने टॉपिक को चेंज कर दिया और वो भी उसी टॉपिक में इन्वॉल्व हो गई और उसी टॉपिक पे ऊपर बातें होती रहीं। वो खड़े होकर कुछ देर वहीं पे बोलते रहे कि थोड़ी देर के बाद एकदम से उस गोरी की चीख निकली। उसने ज़ोर से चीख मारी, सारे घर वाले भी एक दफ़ा चौंक गए कि क्या हुआ है, उसने चीख क्यों मारी। और उसके बाद उसने ज़ोर ज़ोर से चीखें मारना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू कर दिया। सारे परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है, ये क्या है। तो एकदम उसको शौहर ने पकड़ा और कवर करने की कोशिश की कि क्या हुआ है, सब ओके है ना, सब खैरियत है ना। तो उस वक्त उस गोरी ने बताया कि वो जो औरतें और बच्चे उस बाइक पे बैठे हुए थे, हम आपस में बातें कर रहे थे और उसी वक्त वो बाइक के नीचे उतरे हैं। मैंने उनकी तरफ देखा है और वो बाइक से उतर के ही साथ जो दीवार थी, वही दीवार थी जो उसी आंटी के घर वाली दीवार थी, कि वो बाइक से उतरते ही दीवार के अंदर दाखिल हो गए हैं और दीवार के अंदर दाखिल होते ही गायब हो गए हैं। और जैसे उसने ये मंजर देखा, उसने चीखें मारनी शुरू कर दी। उसने कहा मुझे नहीं रहना इस घर में, फौरन निकलो, फौरन बाहर निकलो। अब उसकी हालत बेचारी की ऐसी हो गई थी, जो आते ही बता रही है, वो क्लियर देख रही है। अब आज तक उन घर वालों में से सिर्फ फ़हीम था जिसके साथ ये वाक़या हुआ था कि उसको एक औरत नज़र आई थी जिसने उसको मुंह पे हाथ रख लिया था। उसके बाद कुछ बाहर उसको नज़र आया था, लेकिन इतना क्लियर कोई और किसी को नज़र नहीं आया था। लेकिन एक मेहमान घर में दाखिल होती है और दाखिल होते ही कोई उसको अपना आप ऐसे वाज़े महसूस कराता है कि कुछ ख़वातीन, 2-3 ख़वातीन और बच्चे भी हैं जो बाइक पे बैठे हैं। और इस अंदाज में वो, उसने बाद में बताया उस औरत ने, कि वो बाइक पे इस अंदाज में बैठे थे। एक होता है ना कि बाइक के ऊपर बैठ के जैसे आप कहीं जा रहे हैं, एक टांग लेफ्ट पे रखी होती है, एक राइट पे बैठ के होती है, इस अंदाज में नहीं, बाइक बड़ी स्टैंड पे खड़ा हुआ था और वो इस अंदाज में बैठे थे कि इसी तरफ मुंह करके बैठे थे, जैसे वो भी फैमिली का हिस्सा हों और वो भी वेलकम करने के लिए ही खड़े हों और बाइक पे बैठे हों कि जब मेहमान आएगी तो हम उनको वेलकम करेंगे। वो कहती है जब मैं दाखिल हुई, सब मुझसे मिलते गए तो मैंने देखा वो उठ के नहीं आई। वो 3 औरतें और 3 बच्चे, 2 बच्चे जो उनके साथ थे, वो बाइक पे इस अंदाज में बैठे थे कि उनका रुख हमारी तरफ था और देखे के मुस्कुरा रहे थे। एज ए इंसानियत के नाते मुझे बुरा लगा कि ये कौन है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है मलेशिया के अंदर, हमारे घर में तो जितने भी लोग होते हैं हम सबसे तारुफ कराते हैं। तो मैं उनकी तरफ देख के एकदम परेशान हुई कि ये कैसे हैं, इन्होंने इनकी तरफ मेरा तारुफ क्यों नहीं कराया। और वो भी शायद कोई गरीब थे या क्या इशू था कि वो भी आगे नहीं बढ़ रही मिलने के लिए। औरतें, उनके बच्चे भी बैठे हुए हैं, बिल्कुल नॉर्मल, उस तरह जिस तरह औरतें होती हैं वैसी औरतें थी, नॉर्मल से कपड़े पहने हुए थे, लेकिन ना वो मिलने के लिए आ रहे हैं ना घर वाले मुझे मिलवा रहे हैं। तो वो चौंकी और वो बाहर की नेचर थी उसकी, उसने कहा ये तो ज्यादती है, क्यों नहीं तारुफ करवा रही, ये कौन है। वो इस अंदाज में घर वालों से खफा होकर बोली कि मेरा तारुफ क्यों नहीं करवाया, ये क्या ज्यादती है। कि मतलब आप लोग कुछ ऐसे तो नहीं है जहनी तौर पे कि अपने आप को बड़ी कमाल चीज़ समझते हैं और घर में काम करने वाली को कोई मुलाजमा समझते हैं या कोई लो लेवल के बंदे समझते हैं इसलिए तारुफ नहीं करा रहे। वो इस अंदाज में सवाल करके चौंकी कि एकदम जिनसे मेरा तारुफ नहीं कराया। तो उसकी दोबारा निगाह पड़ी तो वो कोई हरकतें अजीब व गरीब सी बेहुदा हरकतें कर रहे थे, जो इस वक्त बताना बेहतर नहीं है। तो एकदम चौंक गई कि ये कैसी बेहुदा हरकतें कर रहे हैं। पहले वो उनके हक में बोल रही थी कि इनसे सलाम दुआ क्यों नहीं कराई, ये ज्यादती है इन औरतों और बच्चों के साथ। साथ ही वो एकदम होगी कि ये कैसी बेहुदा औरतें हैं, ये कैसी हरकतें कर रही हैं बाइक पे बैठ के। जब उसने लफ्ज भी कह दिया बाइक पे बैठ के, तो दूसरी दफा सारे घर वालों ने बाइक की तरफ देखा, वहां पे था ही कोई नहीं। तो बड़े भाई ने फौरन कवर किया
और अभी थोड़ी ही देर हुई थी कवर करते हुए कि वो उसकी उठी और उसने देखा कि ये अंदर जाएंगे या बाहर चले जाएंगे, कि भाई ने तो टॉपिक छेड़ दिया था, वरना वो मजीद पूछती उनके बारे में, कि उसने देख लिया कि वो दीवार के अंदर ही चले गए हैं। और उसी वक्त उनको वहाँ से बाहर निकाला शौहर ने और फौरी तौर पे होटल के अंदर लेके गए। होटल में उनके लिए कमरा बुक कराया। जितने दिन वो फिर रही हैं होटल के अंदर रही हैं, घर नहीं आई। घर वाले उनसे मिलने के लिए वहीं पे जाते रहे हैं। कुछ दिन वो रही है, लेकिन वो इतनी खौफजदा हो गई थी, उसने कहा मुझे नहीं रहना, मैं अपनी आंखों से, क्योंकि उसको भी समझ आ गई थी जब वो पूछ रही थी इनसे तारुफ नहीं कराएंगी इन औरत से और बच्चों से, तो सारे घर वालों ने कहा किससे, अब किसका कह रही हैं। तो फ़हीम तो बकायदा यहाँ तक बोल पड़ा था कि आप क्यों हमें परेशान कर रही हैं, क्यों इस तरह आते ही मजाक कर रही हैं, आप हमारे साथ मजाक कर रही हैं, कौन से। तो उसने कहा नहीं नहीं वो बैठी हैं। तो तभी घर वालों को भी अंदाज़ा हुआ कि वो किसी को देख रही थी। लेकिन अब उनके वापस जाने के बाद घर वालों का रहना इस घर के अंदर मुश्किल हो गया था। अब एक बात और, जो बात फ़हीम ने बताई थी जिस पे उसको दिमागी झटके लगाए गए थे, फ़हीम ने कहा था, घर वालों को बता चुका था कि एक बूढ़ी सी भयानक सी औरत को मैंने देखा है। घर वालों को कुछ को यकीन आया था, कुछ को नहीं आया, लेकिन वो मोहल्ले में जो वाक़या हुआ, बाहर का लड़का आया और उसने रात को बूढ़ी औरत को देखा, तब घर वालों को बहुत यकीन आ चुका था कि फ़हीम सच्चा है, वहाँ वाक़या होता है। और आज तो भाभी ने आके गवाही दे दी थी कि उसने अपनी आंखों से ये कुछ देखा है। उसके बाद घर वालों ने फैसला किया कि अब जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ देना चाहिए, हम इस घर में नहीं रहेंगे। भाभी ने जिस अंदाज में देखा और जिस अंदाज में हमारे भाई के साथ हो चुका है, पहले तो हम ये थे कि पता नहीं भाई का वहम है, भाई को क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन अब तो बाकायदा 2 गवाहियां मिल चुकी हैं, अब हमने इस घर में नहीं रहना। तो फौरी तौर पे उन्होंने उस घर को बेचने के लिए लगा दिया और कुछ अरसे बाद उस मकान को सेल कर दिया गया और वो अपने नए मकान में शिफ्ट हो गए। रेहान कहते हैं कि ये जो घर आंटी का घर था, उसके बारे में काफ़ी अरसा तक लोगों का कहना यह है कि वो वैसे ही वीरान पड़ा रहा। एक टाइम ऐसा आया था, वो जो आंटी बाहर आती थी, बाहर जाती थी, उन्होंने बाहर भी आना जाना छोड़ दिया था। काफ़ी अरसा वो बाहर नहीं आई थी, लेकिन कोई भी उनके बारे में इंटरेस्ट नहीं रखता था। सब उस घर से बहुत ज़्यादा डरते थे, उस घर की वहशत से, उस घर के उस नीम के दरख्त से, उन वाक़यात से, जिन्नात के वहाँ पे जो वाक़यात थे, कोई भी उनसे अलैक सलैक दुआ सलाम नहीं रखता था। इसलिए जब वो घर से बाहर काफ़ी अरसा नहीं निकली तो किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं थी। हर कोई ये डरता था कि मैंने अगर कोई बात कही या किसी को कोई इतला दी या कुछ किया तो हमारे ऊपर कोई बात ना बन जाए। तो वो कहते हैं एक दफ़ा वो घर से बाहर निकली थी बहुत अरसे बाद, और जब वो गली में दाखिल हुई तो गली वालों ने, जो उनसे काफ़ी दिनों से नोट कर रहे थे कि वो आंटी अब बाहर नहीं आ रही, वैसे भी किसी का इंटरेस्ट नहीं था, उनमें से कुछ लोगों से उनका आमना सामना हुआ था। उन्होंने डरते डरते आंटी की तरफ देखा था तो वो कहते हैं उनके सर में बाकायदा कीड़े पड़ गए थे। वो गली से जब चलती हुई जा रही थी तो उनके सर के अंदर से कीड़े बाकायदा गिर रहे थे। लोगों ने देखा था, सफ़ेद सफ़ेद बड़े से कीड़े थे उनके सर के अंदर। लेकिन उसके बाद वो कहाँ गईं, क्या हुआ, कोई भी नहीं जानता। फिर वो जो दरख्त था, उस दरख्त को भी एक टाइम के बाद काट दिया गया। यहाँ तक कि वो कहते हैं हमें सुनने में आया कि उस घर को गिरा दिया गया और गिरा के बिल्कुल ख़त्म करके वहाँ पे एक नया घर कायम कर दिया गया। उसके बाद वहाँ नया घर बन गया। उस नए घर में क्या हुआ, कौन आए, उसके बारे में ज़्यादा कोई भी नहीं जानता। लेकिन उस घर की उस वहशत की वजह से फ़हीम बहुत अरसा तक डिस्टर्ब रहा। वो ठीक तो हो गया था, अस्पताल में उसको दिमागी झटके लगाए गए, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर तो हो गया, लेकिन फिर भी कहते हैं उसके साथ कुछ ना कुछ मसाइल रहे, यहाँ तक कि उसके बाजू को 3 दफ़ा तोड़ दिया गया। अब एंड में अब में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कि ये क्या था उस घर के अंदर। तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसे बहुत सारे घर मेरे भी नोटिस में आए हैं जहाँ पे जिन्नात का बसेरा था और वहाँ पे एक औरत या एक मर्द सिर्फ रहती थी, या एक सिर्फ मर्द रहता था। मैं अपनी आंखों से, मेरे एक दोस्त हैं सलीम साहब, हमें एक घर को देखने के लिए गए थे, मर्डर टाउन के अंदर था। वहाँ पे जिन्नात का बसेरा था। वहाँ उसका नाम हमने भूत बंगला रखा हुआ था। और मैं और सलीम साहब उस घर को देखने के लिए गए। वो भी हमें कैसे मौका मिला, वहाँ पे एक मज़दूर काम कर रहा था। मुझे सलीम साहब ने कहा मैं गुजरा हूँ
तो वहाँ पे एक मज़दूर काम कर रहा है, चलो यार वहाँ पे चलते हैं, उससे इजाज़त लेते हैं, अगर कोई बंदा है, पता नहीं कौन है, वो जानते नहीं थे अंदर कौन है, वो वहाँ के एक्टिव बंदे थे। तो जो भी होगा चल के इकट्ठे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, जी यहाँ पे हमने प्रोग्राम करना है राज, तो हमें इजाज़त दें। तो मैं और सलीम साहब उस घर के अंदर गए, मज़दूर काम कर रहा था, मुझसे जाके बात करना शुरू हो गए। दिन का टाइम था कि यार वो किधर है मालिक, उन्होंने कहा जी वो ज़रा बाहर गए हुए हैं, खैर है क्या काम है, हमने कहा जी उनसे मिलना है, ये हुआ है। ऐसे हम खड़े बात कर रहे थे, तो उसका वो जो मालिक था उसने शलवार कमीज़ पहन रखी थी, मोटा सा बंदा था, वो आया और अपने घर की ही दीवार के पीछे खड़ा होकर ना, और उसने अपनी गर्दन ऐसे थोड़ी सी बाहर निकाली, उसका बाकी वजूद बाहर है, और वो ऐसे अपने घर को देख रहा है, ऐसे जैसे कोई महबूब अपनी महबूबा को बड़ी मोहब्बत भरी निगाहों से देखता है, और हमें यूं देख रहा है। यकीन मानिए हमारी जान निकल गई थी। एक उस घर की वहशत, उस घर की दहशत, उस घर का खौफ, उसकी बनावट, जिस तरह का वो अल्लाह माफ़ करे भूत बंगला, उसी घर के सामने कत्ल भी हुआ था। मैं गुजर रहा था तो खून पड़ा था, और मैंने देखा जिस अंदाज में खून है, अल्लाह खैर करे, मैंने कहा यहाँ कोई वाक़या हुआ है, और बाद में पता लगा वहाँ पे कत्ल हुआ है। तो वो बहुत ही भयानक घर था। उस अंदाज में उस बंदे का आके खड़ा होकर देखना और उस घर को, तो ऐसे जो घर होते, उसके साथ वो जो रहता था, उसके सोफ़े पे हमने देखा उल्टियाँ होकर खुश्क हो चुकी थी, यानी उसने उल्टी की थी और वो खुश्क हो गई थी पड़ी पड़ी। उसके सामान, उसकी वाकई वो एक दहशत कर देने वाला घर था। और जब ऐसे लोग जिन्नात के साथ रहते हैं, जहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हों, तो वो मैले कुचैले और गंदे से होकर रहते होते हैं, और उनकी जिन्नात के साथ इस तरह की फिर बन जाती है, वो उनके आदी हो जाते हैं। वो फिर बाहर इंसानों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं, वो सिर्फ अंदर ही रहते हैं। कोई उनसे मिलने की कोशिश करे तो वो भागते हैं, बस अंदर उसी घर में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। अंदर उनके साथ क्या होता है क्या नहीं, सिर्फ वही जानते हैं। जो जिस तरह ये आंटी की, वो आंटी उनको वो कह रहे थे, उनके घर में भी सेम यही हालात थे कि वो जो भी थे वो बुरे जिन्नात थे, जिनके साथ अब वो रहने की आदी हो गई थी। वो इंसानों के साथ घुलती मिलती नहीं थी, उन्हीं के साथ ही रहती थी। काफ़ी अर्सा फिर बाहर भी निकली, सर में कीड़े भी पड़ गए, और वो सारे उनके साथ डरते रहे। मैला कुचैला सा घर, हर वक्त अंधेरे में डूबा रखना, वरना घर पुराना हो ना, उसको आप हैबत ना आए, दहशत ना आए, खौफ ना आए, आप लाइट जला के रखते हैं। जब अंधेरा कोई करके रखे तो समझ जाएं मामला गड़बड़ है। मेरे पास एक कहानी है इसी तरह की, मैं भूल जाता हूँ, कोई ना कोई और टेम्पो आ जाता है, कोई ना और कौन कहानी आ जाती है। एक इस तरह के घर की कहानी है मेरे पास, इसी तरह के एक वहशतनाक पुराना दहशतनाक सा घर था, उसकी कहानी थी। इंशाल्लाह वो मैं किसी ऑफ कैमरा स्टोरी में आपको ज़रूर सुनाऊँगा। तो कहानी के एंड में आपका नाम तो मैंने फ़र्ज़ी बोला है आपकी ख्वाहिश पे, तो आपको कहानी अपनी पता लग गई होगी। आप कहानी सुनते हैं तो मैं चाहूँगा कि इस घर की और भी कहानियाँ और भी वाक़यात थे तो आप वो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए, लिख के भेजिए, तो मैं इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में ज़रूर शामिल करूँगा। तो ये थी जी आज की कहानी। हर कहानी के एंड में मैं कहता हुआ आ रहा हूँ वो कहानियाँ जिन्होंने आपने मुझे भेजी हैं लेकिन प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकी अभी तक, और आपको लगता है वो अभी तक शामिल हो जानी चाहिए थी या नहीं हो सकी, तो उसकी रीज़न ये है, इन्होंने भी जो एक गलती की है, आपसे भी मैं कहूँगा, आपने कहानी सारी लिख के एंड पे ही लफ्ज़ लिख दिया है आपने OCS। ये गलती नहीं करनी भाई। ये पूरी पहले आप कहानी सेंड कर देते हैं, फिर एक अलग से एक मैसेज आप करें, क्योंकि वो फिर पढ़ा नहीं जाता। वो जब आप व्हाट्सएप पे देखते हैं तो आखिरी मैसेज पढ़ा जाता है, तो इसका आखिरी कुछ और दिखा रहा था मुझे, तो आपने भी यही गलती की है। आप कहानी, वो तमाम लोग जो मुझे भेज चुके हैं और शामिल नहीं हुए प्रोग्राम में, अपनी कहानी सेंड कर दीजिए मुझे दोबारा से, चाहे वो लिखी हुई या वॉइस मैसेज है, और कहानी जब सेंड कर दें तो उसके बाद फिर एक आखिरी मैसेज कीजिए, स्टोरी, STORY स्टोरी लिखिए, या फिर OCS भी लिख सकते हैं, उर्दू में कहानी भी लिख सकते हैं, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये आपकी कहानी है जो पहले आपने भेजी थी और शामिल नहीं हो सकी, उसको मैं फौरी तौर पर प्रोग्राम में शामिल करूंगा। और नए लोग भी जो मुझे कहानियां भेजना चाहते हैं, क्योंकि ये मैं रिक्वेस्ट क्यों कर रहा हूं पुराने लोगों से, इसलिए कि मेरा डाटा सारा डिलीट हो चुका है और मैंने सारा डाटा डिलीट कर दिया, तो नए सिरे से डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ सारा। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि दोबारा से मुझे कहानी सेंड कर दीजिए। और वो तमाम लोग जो अभी नए कहानी सेंड करने वाले उन्होंने सेंड नहीं की, तो आप लोग भी मुझे कहानी लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में एंड पे आपने स्टोरी लाजमी लिखना है, उसी के बीच में नहीं। पहले मैसेज को, वॉइस मैसेज है तो सेंड कर दें, फिर एंड पे स्टोरी लिखें। अगर लिखी हुई भी स्टोरी है तो पहले उस लिखी हुई स्टोरी को सेंड कर दें, फिर आखिरी लफ्ज़ एक और से स्टोरी लिख दें। और व्हाट्सएप का नंबर जिस पे सेंड करना है +92 313 6655500। मैं रिपीट करता हूँ, +92 313 6655500। उर्दू में इसको पढ़ेंगे +92 313 6655500। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।